हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, यदि आप अधीनस्थ बोर्ड से डीवी करवाने जा रहे हो, अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी वैकेंसी का आप डीवी करवा रहे हो, तो उससे पहले एक बार यह वीडियो ज़रूर देखें। आपको थोड़ी बहुत सहायता इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। अब तो दोस्तों देखो, आप लोगों को बता दो कि आपको सबसे पहले अधीनस्थ बोर्ड की साइट से स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करना है। और यदि आपने स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड नहीं किया है तो मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों, स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करने के पश्चात ये जो आपको दिशा निर्देश दिए हुए हैं, इन दिशा निर्देशों को आपको पहले भली भांति से पढ़ लेना है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ सारे दिशा निर्देश दिए हुए हैं कि आपको कैसे क्या करना है। तो आप इन दिशा निर्देशों को सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है और उसके बाद में आप स्क्रूटनी फॉर्म फिल करना शुरू करें। साथ ही देखो, इसमें दिया हुआ है कि अभ्यर्थी 100 रुपये के विस्तृत आवेदन पत्र के शुल्क हेतु भारतीय पोस्टल ऑर्डर संलग्न करे। तो देखो, आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर भी डाक से, यानी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आपको परचेज करना है। और यदि 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर नहीं मिलता है तो आप 50-50 रुपये के भी 2 पोस्टल ऑर्डर ले सकते हो। इसमें सारे नियम दिए हुए हैं, आचरण संबंधी नियम, आयु संबंधी नियम, जो भी नियम्स है वह सभी दिए हुए हैं। और जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वह मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखे हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप वहाँ से वो डॉक्यूमेंट की लिस्ट भी देख सकते हो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। और साथ ही दोस्तों, स्क्रूटनी फॉर्म भी मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। तो स्क्रूटनी फॉर्म यदि आपको अधीनस्थ बोर्ड की साइट से नहीं मिल रहा है, डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो। और इसको देखो, सारे दिशा निर्देश आपको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ने के पश्चात ये आपका देखो स्क्रूटनी फॉर्म प्रपत्र पस्ट शुरू हो जाता है, जिसमें आपको ऊपर ही ऊपर देखो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर विस्तृत आवेदन पत्र। देखो, सबसे पहले आपको कॉर्नर में आवेदक का हस्ताक्षर युक्त नवीनतम फ़ोटो, यानी आपको यहाँ पे अपनी एक फ़ोटो पिक्स करनी है। एंड कॉर्नर पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे आपको एक फ़ोटो संलग्न या चिपकानी है, उसके ऊपर आपको सिग्नेचर करने हैं। और देखो, इसमें साइड वाले कॉर्नर में एक और नज़र आ रहा होगा कि आवेदन पत्र के साथ सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम पर 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर अवश्य लगाए, यानी इसके साथ आपको 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर लगाना है। अब देखो, आप नीचे देखोगे तो आपके पास आ रहा है रोल नंबर। तो आपके जो एग्ज़ाम है, कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे सिविल डिप्लोमा की हो चाहे स्टेनो की हो, इसमें जो आपके रोल नंबर थे वह आपको इसमें फिल करने हैं। उसके बाद में देखो आवेदन पत्र क्रमांक। तो आपको देखो आवेदन पत्र क्रमांक में जो आपकी एप्लीकेशन आईडी है, जब आपने ऑनलाइन आवेदन किया था तो जो एप्लीकेशन आईडी थी वह आपको यहाँ पे फिल करने हैं। और देखो मेरिट क्रमांक, अभी आपका देखो 2 गुणे का रिजल्ट आया है और आपको यह पता नहीं है कि कितने आपकी मेरिट, आपकी कौन सी रैंक है, तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। उसके बाद में देखो दिया हुआ है पोस्टल ऑर्डर नंबर। तो जो पोस्टल ऑर्डर संख्या नंबर है वह आपको यहाँ पर फिल कर देना है। अब देखो, इसके बाद में है देखो दोस्तों विज्ञापन संख्या। अब देखो, विज्ञापन संख्या में यदि आपको एडवर्टाइजमेंट, जब यह एडवर्टाइजमेंट आया था तो इसकी कितने नंबर थे, एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, यदि आपको पता है तो इसमें आप फिल कर दो, अन्यथा आप इसे खाली छोड़ सकते हो। अब देखो पद कोड या क्रम संख्या, यानी जो इसके पद कोड है वो भी आपको यदि पता हो तो ही फिल करना है, अन्यथा खाली छोड़ देना है, कोई भी लोचा नहीं है। अब देखो पद का नाम, जो आपकी पोस्ट है, चाहे सिविल डिप्लोमा है, चाहे जो भी आपकी पोस्ट है स्टेनोग्राफर की कोई सी भी हो, तो उसमें आपको अपना पद का नाम भर देना है। और विभाग का नाम, देखो विभाग के नाम में, यानी जिस विभाग की यह वैकेंसी है उस वैकेंसी का कौन सा विभाग है उसका विभाग आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और यदि आपको पता नहीं है तो आप इसे भी खाली छोड़ सकते हो, कोई ज़्यादा लोचा नहीं है। अब देखो आरक्षण वाले स्टेटस में आपको क्या फिल करना है। यदि आप सामान्य से हो तो सामान्य फिल कर दो, ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस पे टिक लगा दो,
ओबीसी से हो तो ओबीसी से टिक लगा दो। आरक्षण में यानी जो जिस भी आप रिजर्वेशन कैटेगरी का प्रॉफिट ले रहे हो, जिस भी कैटेगरी में हो आप, उसके आगे अपना टिक लगा दो। अब देखो इसमें वो दोस्तों उसके बाद में आता है मूल निवास व जन्म स्थान। तो देखो आपका मूल निवास व जन्म स्थान आपको बनना है कि कई बार ऐसे होता है कि आपका जन्म स्थान अलग होता है और जन्म लेने के पश्चात आदमी दूसरे स्थान पे रहने लग जाता है। तो इसमें जो भी आपका मूल निवास और जन्म स्थान है वहाँ आपको राज्य, जिला, तहसील, अन्य टिप्पणी इसमें आपको फिल कर देना है। मोस्टली स्टूडेंट का मूल निवास और जन्म स्थान एक ही होता है। अब देखो इसके बाद में आपको नज़र आ रहा होगा अतिरिक्त विशेष श्रेणी आवेदक संबंधित कॉलम में हाँ अंकित करे, शेष कॉलम में यानी क्रॉस का चिन्ह अंकित कर दे। तो देखो अतिरिक्त विशेष श्रेणी में आपको देखो यानी जो पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट है, चाहे वह मूक बधिर हो चाहे कैसे भी, यानी जो दिव्यांग जन है वो जिस भी कैटेगरी से है वह अपनी कैटेगरी यहाँ पर फिल कर देंगे। यानी जो महिला कैंडिडेट है वह विवाहित है, अविवाहित है, जो भी आपकी कैटेगरी है इसमें आपको फिल कर देनी है कि चाहे आप मूक बधिर से हो चाहे डीएल, एलडी, जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको इसमें फिल कर देनी है। इसके बाद में आपको नज़र आ रहा होगा सेवारत कर्मचारी, यानी इसमें उन्हीं व्यक्तियों को बनना है जो अभी किसी दूसरी वैकेंसी में कार्य कर रहे हैं, यानी सरकारी कर्मचारियों को ही फिल करना है। जो भी कहीं पर भी कोई से विभाग में कार्य कर रहे हैं तो उन्हीं लोगों को यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद में देखो आपको नीचे नज़र आ रहा होगा आवेदक का पूरा नाम, तो आपको अपना पूरा नाम अंग्रेजी में नाम लिखना है, पिता का नाम में पिता का नाम, माता के नाम में माता का नाम, आवेदक की जन्म तिथि, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वह फिल कर देनी है। विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु, यानी जब इसका एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था तो आपको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अपने को कई बार बोलते हैं कि 1/1/2019 1/1/2021 को आपकी कितनी आयु थी। तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म में देख लेना उस डेट को आपकी जितनी आयु थी वह आपको इसमें विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु में फिल कर देनी है। नागरिकता सभी के भारतीय है, कोई पाकिस्तानी यहाँ पे फॉर्म फिल करने नहीं आया है, नहीं कोई तालिबानी अफगानिस्तान वाला है, तो नागरिकता मोस्टली की इंडियन होगी। धर्म आप चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई से भी धर्म से हो वह रिलीजन आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। वैवाहिक स्थिति में आपकी जो वैवाहिक स्थिति है, विवाहित हो तो विवाहित, अविवाहित हो तो अविवाहित, विधवा, विधुर, पुनर्विवाह, इनमें से आपको फिल कर देना है। अब देखो कई ऐसे दोस्त भी हैं जिनके देखो शादी यानी इस फॉर्म भरने के बाद में शादी हो गई तो आप विवाहित फिल कर सकते हो, कोई इसमें जो ज़्यादा बड़ा लोचा नहीं है। यदि चाहे आपने एप्लीकेशन में अविवाहित फिल किया हो, यदि आपकी शादी फॉर्म भरने के बाद में हुई है तो आप विवाहित फिल कर सकते हो। और देखो जो भी है विवाहित फिल कर रहे हैं उनको देखो संतान का एफिडेविट भी बनाकर देना होगा। अब इसके बाद में देखो विवाह विवरण, विवाहित होने की स्थिति में आपको अपने विवाह का विवरण भी देना होगा, जिसमें आपको अपने पति या पत्नी का नाम, कौन सी तारीख को आपको शादी हुई थी, कौन सी स्थान में यानी आपका ससुराल क्या है, और पंजीयन संख्या। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पंजीयन संख्या क्या है, तो आपको देखो विवाह यदि आपने विवाहित फिल किया है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट लगाना आवश्यक होगा। मैरिज सर्टिफिकेट के साथ में संतान का शपथ पत्र भी देना होगा। तो पंजीयन संख्या में आपके मैरिज सर्टिफिकेट में जो एनरोलमेंट नंबर है वह आपको फिल करना है, और पंजीयन स्थान आपने विवाह सर्टिफिकेट जहां से बनवाया था वहां उस स्थान का नाम बनना है, और पंजीयन अधिकारी का नाम उसमें दिया हुआ आता है वहाँ आपको फिल करना है। अब देखो 9वें कॉलम में दिया हुआ है कि संतान विवरण, विवाहित होने की स्थिति में आपकी जितनी भी जो भी संतान उनका नाम, जन्म दिनांक वहाँ आपको फिल करना है। और नीचे दिया हुआ देखो 1/6/2002 से पूर्व आपके कितनी संतान थी और 1/6/2002 के पश्चात आपकी कितनी संतान है। जो भी संतानें हैं वह आप फिल कर सकते हो। अब आगे है देखो पत्र व्यवहार का पता, मैप, मोबाइल नंबर ये तो आपको यह फिल कर देना है, यानी आपको एड्रेस फिल करना है। स्थायी निवास का पूरा पता, इसमें आपका जो स्थायी निवास है एक तो देखो इसमें दिया है कि जहाँ पे आपको पत्र व्यवहार कर सके उसका एड्रेस, और स्थायी निवास का ये एड्रेस लिखना है। अब देखो शैक्षणिक योग्यता, तो देखो शैक्षणिक योग्यता में मैट्रिक का मतलब 10वीं स्कूल की आपको यह सारी डिटेल बननी है। परीक्षा जो उत्तीर्ण की है उसका नाम, प्राप्तांक, कुल कितने प्राप्तांक है, कौन सी ग्रेड आई है, कौन सी वर्ष में, ऐच्छिक विषय में देखो 10वीं क्लास में सारी आ जाती है।
कोर्स की अवधि यानी कितने साल की है, रोल नंबर में आपको 10th क्लास में जो कितने रोल नंबर है वो बनने हैं। बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम, बोर्ड और विश्वविद्यालय में देखो कौन सा बोर्ड है या कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पास किया है। रोल नंबर क्रमांक में देखो एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, कोई लोचा नहीं है, इसमें आप आराम से भर सकते हो। यदि आपने देखो ये 10वीं क्लास में तो मैट्रिक में 10th क्लास के बारे में बनना है, और यदि वैकेंसी आपकी 12th क्लास या कॉलेज लेवल की है और आपने बिल्कुल शौक कर रखा है तो हायर सेकंड में 12th क्लास में फिल करना है। स्नातक आप ग्रेजुएशन कर रखे हो तो यही डिटेल आपको ग्रेजुएशन में फिल करनी है, और ग्रेजुएशन के पश्चात यदि आपने पीजी किया है तो पीजी का डिटेल आपको अधिक स्नातक में बननी है। और यदि आप डिप्लोमा कर रहे हो तो डिप्लोमा देखो डिप्लोमा की आपको डिटेल बननी है कि परीक्षा जो उत्तीर्ण की है उसका नाम, यानी जो भी आपने डिप्लोमा किया है कौन सी ब्रांच से किया है उसमें उसका नाम भर देना है। प्राप्तांक कुल कितने नंबर प्राप्त किए, यानी प्राप्तों का कुल अंक, और उसमें से कुल कितने नंबर प्राप्त किए, श्रेणी सब कुछ, वर्ष कौन से वर्ष में कर रहे हो, कौन सी विषय से हो, कोर्स की कितनी अवधि है, रोल नंबर, ये सब कुछ इसमें फिल कर देना है। इसके पश्चात देखो अन्य कोई उपाधि में आप इसके अलावा भी कोई पीएचडी या कुछ भी कर रखे हो तो इसमें आपको डिटेल बननी है। अब देखो इसमें दिया हुआ इंटर्नशिप यदि लागू हो, तो यदि आपने इंटर्नशिप की है और इस वैकेंसी में इंटर्नशिप मांगी जा रही है, जैसे कई वैकेंसी में इंटर्नशिप मांगी जाती है, और यदि इस वैकेंसी में जिस वैकेंसी की आप डीवी करवा रहे हो इसमें इंटर्नशिप मांगी जा रही है तो आप इंटर्नशिप यानी कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन की है इसकी डिटेल आपको फिल कर देनी है। अब देखो दोस्तों इसके भी बाद में दिया हुआ है कि रजिस्ट्रेशन विवरण यदि लागू हो तो यह आप सभी को, यदि ओनली ये जो 14 नंबर का जो पॉइंट है यह मेडिकल यानी मेडिकल वालों को, पैरामेडिकल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल इनको ही फिल करना होता है, अन्यथा यदि आपके लागू नहीं होता है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हो। अब इसके बाद देखो पद हेतु आवश्यक अनुभव प्रमाण पत्र, यदि आप किसी वैकेंसी में आपने फॉर्म में अप्लाई किया है और उससे संबंधित आपको यदि एक्सपीरियंस है या किसी सरकारी पोस्ट पर आपने काम किया है उससे संबंधित और आपको एक्सपीरियंस है तो आप इसमें इसकी डिटेल फिल कर सकते हो। तो इसमें देखो आपको कुल अनुभव सारा ये यानी विभाग, संस्था का नाम यानी कौन सी संस्था से आपने एक्सपीरियंस लिया, संस्था का पंजीयन संख्या क्या है, कौन से पद पे आपने कार्य किया है, अनुभव अवधि यानी कौन सी दिनांक से कौन सी दिनांक तक आपने कार्य किया है, विशेष आवरण, और यदि आपको कोई अनुभव नहीं है आप तो इसे आप खाली छोड़ देना। अब इसमें देखो अतिरिक्त विस्तृत सूचना इसमें दिया है कि आपने पूर्व की सूचना भिन्न यानी आपने कोई अन्य यानी जो सूचना मांगी गई है उससे अलग भी आपने कोई कार्य किया है तो इसमें भर देना, अन्यथा इसे खाली छोड़ देना। अब देखो इसमें 2 नंबर पे दिया हुआ है कि यदि आप विज्ञापन के अनुसार यदि आप देखो आयु सीमा में छूट चाहते हो तो आपको इसमें छूट यानी यदि आप अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते हो तो प्रमाण सहित संबंध प्रावधान का उल्लेख करें जिसके अंतर्गत आप आयु सीमा में छूट प्राप्त करने के अधिकारी है। तो देखो आपको आयु सीमा में छूट चाहते हैं तो आप इसके विवरण डाल दो कि कितने आयु सीमा में छूट चाहिए और अन्यथा इसे खाली रहने देना। यदि आप अन्य कोई विशेष यानी आपको कोई पुरस्कार कुछ महावीर चक्कर या कुछ भी जो भी पुरस्कार मिला हुआ है उसकी आपको डिटेल फिल करनी है, यानी जो भी इसमें दिया हुआ है कि पदक, विजय चिन्ह ये कुछ मिला हुआ है तो ये आपको फिल करना है, अन्यथा इसे भी खाली छोड़ देना है। अब देखो 4थे नंबर पे यदि आपने ऐसा कोई शोध किया है जिसका जो शोध पत्र यानी प्रकाशित हो तो उसके बारे में आपको यानी पीएचडी की और कोई शोध आपने गलती से कर दिया और वह अखबार में प्रकाशित हुआ है तो इसकी डिटेल भी आप फिल कर सकते हो। अब देखो इसमें 5वें नंबर पे दिया हुआ है कि यदि आपने कभी आयोग अथवा बोर्ड द्वारा दंडित यानी पदच्युत या ब्लैक लिस्ट किया गया है तो इसका विवरण आपको देना है। 5वें नंबर में लिखा हुआ है कि यदि आपको कभी अधीनस्थ बोर्ड या कोई भी आयोग है वह आपको दंडित कर दे, पदच्युत कर दे यानी ब्लैक लिस्ट कर दे और यानी आपको एग्ज़ाम से ब्लैक लिस्ट कर दे तब आपको इसकी डिटेल देनी है, अन्यथा इसको आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद में देखो आवेदक द्वारा शपथ युक्त घोषणा, तो इसमें स्थान और दिनांक जो भी आपका स्थान है जिस और दिनांक फिल कर देनी है और आवेदक के आपको सिग्नेचर कर देने हैं। अब देखो इसके बाद में है संलग्न सूची प्रपत्र 2। अब इसमें देखो अंक पत्र यानी मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी
तो इसमें देखो आपको अंक पत्र आपको फिल करने हैं, यानी मैट्रिक यानी 10th क्लास, हाई स्कूल का मतलब है 12th और सेकेंडरी मैट्रिक ही। इसमें आपको देखो उपाधि चाहिए, आपको 10th क्लास की होती है, देखो मैट्रिक, हाई स्कूल और सेकेंडरी तीनों 10th क्लास की। तो आपको इसमें आपकी मार्कशीट लगा देनी है और जारी क्रमांक व दिनांक। तो देखो आपको जारी क्रमांक का मतलब है जो सीरियल नंबर आते हैं वो, और कौन सी तारीख को आपको मार्कशीट दी हुई है वह सब कुछ इसमें मेंशन किया हुआ होता है, वह आपको फिल कर देना है। संलग्न संख्या में तो आपको देखो कितनी इसमें कितनी जीरोक्स लगा रहे हो, 1 जीरोक्स लगा रहे हो तो 1, 2 जीरोक्स लगा रहे हो तो 2, यानी इसमें संलग्न संख्या डाल सकते हो 1 2 1 2 ऐसे करके कुछ। और इसमें उपाधि देखो, उपाधि प्रमाण पत्र मैट्रिक, हाई स्कूल, सेकेंडरी। जैसे आपको पता है कि लगभग 2006 से 2006-07 तक जो बोर्ड सर्टिफिकेट था वह मार्कशीट में नहीं आता था, अलग से आता था। तो 2007 से पहले जिन्होंने 10th क्लास पास की है उनका जो बोर्ड सर्टिफिकेट वह अलग से है, और बाकी के बाद में मार्कशीट में आने लग गया है, तो उनको कोई अलग से फिल इसमें नहीं करना है। इसके बाद में देखो अंक पत्र वही 12वीं क्लास का, और बोर्ड सर्टिफिकेट 12th क्लास का। अंक पत्र देखो यानी स्नातक के बारे में, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी उसके जारी क्रमांक और दिनांक फिल करने हैं। और इसमें देख सकते हो आप, बिल्कुल इसमें हर जगह मेंशन किया हुआ है। अनुभव प्रमाण पत्र, मूल निवास चाहिए आपको, चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए। तो ये सब कुछ आप इसमें फिल कर दोगे कि जारी क्रमांक और दिनांक और संलग्न संख्या डाल देना। और अन्य प्रमाण पत्र इसके अलावा भी यदि आपके पास कोई प्रमाण पत्र है तो वहाँ आप फिल कर सकते हो। इसके बाद में दोस्तों देखो कार्यालय टिप्पणी है तो इसको आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद में देखो दोस्तों, यानी सबसे ज़्यादा सवाल आता है कि शिक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्रपत्र 3। तो देखो प्रपत्र 3 उन्हीं लोगों को फिल करना है जिनके लिए आप, यदि कोई वैकेंसी है उसमें कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, चाहे BA BSc कुछ भी मांगी हो, चाहे कोई सा डिप्लोमा मांगा गया हो और वह अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जब आप DV करवाने जा रहे हो तब तक कंप्लीट नहीं हुआ है, उस कंडीशन में ही आपको प्रपत्र 3 बनना है। और यदि DV करवाने तक आपने सारी योग्यता हासिल कर ली है तो आपको प्रपत्र 3 नहीं बनना है। अब इसमें देखो अभ्यर्थी की संक्षिप्त चेकलिस्ट तो इसमें दिया हुआ है। ये देखो लास्ट में कार्यालय हेतु है, तो इसमें आप टिक कर सकते हो कि अभ्यर्थी की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता यानी योग्यता सर्वतानुरूप है या उससे भिन्न किंतु समकक्ष है। तो इसमें सर्वतानुरूप, तो इसमें आप आराम से रीड करके आप इसमें टिक लगा सकते हो कि अनुरूप हो तो अनुरूप में और अलग है तो अलग में। अब इसमें देखो श्रेणी वर्ग में अभ्यर्थी आवेदन और प्रवेश पत्र पर अंकित अपनी श्रेणी में ही है या उससे भिन्न श्रेणी में, तो उसमें उसी श्रेणी में है। और आ जाएगा कि आवेदन से पूर्व या आवेदन की तिथि से पूर्व अपनी श्रेणी में आ गया था तो उसमें आवेदन की तिथि से पूर्व, और आवेदन की तिथि के पश्चात आ रहा है तो आवेदन की तिथि के पश्चात। इसको आराम से रीड करके आप फिल कर सकते हो। यदि देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है कि यदि अभ्यर्थी आरक्षित श्रेणी का है तो क्या उसने राजस्थान के मूल निवासी होने का साक्ष्य प्रस्तुत किया है, तो राजस्थान का मूल निवासी से फिल यानी आराम से रीड करके फिल कर सकते हो। अब आओ आप चौथे कॉलम पे कि अभ्यर्थी की विज्ञप्ति में निर्धारित तिथि को आयु क्या है। तो देखो आपको बताया था कि एडवर्टाइजमेंट में जितनी आपने एज फिल करी थी वह एज आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। अब इसमें दिया हुआ है कि देखो विज्ञप्ति अनुसार निर्धारित तिथि को आयु सीमा, यानी विज्ञप्ति में देखो न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी। यदि 18 वर्ष वालों को फॉर्म में अप्लाई करवाया था तो 18 40 जो भी न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा है वहाँ आप फिल कर दोगे। अब देखो अभ्यर्थी स्वयं को निम्न में से किस श्रेणी में मानता है, तो आप जो भी श्रेणी में मानते हो BC ST SC जो आप इसमें आराम से फिल कर सकते हो। अब देखो अधिकतम आयु सीमा में विविध वर्गों के लिए देय, यानी जो आयु सीमा में छूट चाहिए तो आप इसमें फिल कर सकते हो, अन्यथा इसको खाली छोड़ सकते हो। इसके बाद में आपको देखो आवेदक के सिग्नेचर, यानी यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अब ये आगे जो है कार्यालय उपयोग हेतु, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है, इसको खाली छोड़ देना है। अभिशंसा में भी देखो आपको खाली छोड़ देना है, इसमें सिग्नेचर ये सारे सब कुछ अधिकारी ही करेंगे। अब देखो ये अटेंशन
फॉर्म है, इसमें भी आपकी देखो एक फ़ोटो लगेगी। इसमें नेम सन नेम यानी नाम, आपका नाम फिल कर देना है। सन नेम का मतलब जो आपका सन नेम है वहाँ फिल कर देना है। जैसे सुभाष कुमावत तो मेरा सन नेम कुमावत हो गया, तो मैं यहाँ पे मेरा नाम सन नेम कुमावत। रोल नंबर मेरिट नंबर में खाली छोड़ देना और प्रेजेंट एड्रेस में अपना एड्रेस डाल देना। होम एड्रेस में एड्रेस, प्रेजेंट और होम एड्रेस दोनों सेम हो सकते हैं, इसमें कोई लोचा नहीं है एड्रेस का। और यदि देखो आपने मोर देन 1 ईयर ऐसी कोई जगह है जहाँ पे आपने 1 साल से ज़्यादा निवास किया है तो आप उसका भी एड्रेस दे सकते हो। और ऐसी कोई जगह नहीं है तो इसको खाली छोड़ सकते हो। अब इसमें देखो आपको फादर्स की डिटेल डालनी है, पापा का नाम, उनका एड्रेस, परमानेंट होम एड्रेस, प्रोफेशन और जो भी वो सर्विस या कोई भी काम कार्य करते हैं तो उसकी डिटेल। अब आगे देखो नेशनल, इसमें फादर मदर हस्बैंड वाइफ इन सभी अपने इंडियन है तो इंडियन ही इसमें फिल किया हुआ है तो कुछ नहीं बनना। अब देखो प्लेस ऑफ बर्थ विथ नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यानी हस्बैंड, यानी यदि आप लड़की हो तो आपका हस्बैंड का जन्म कहाँ हुआ था, उसका नाम, डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट ये सब आपको फिल करने हैं। वाइफ है तो वाइफ के बारे में, यदि आप गर्ल हो तो अपने हस्बैंड का पैलेस के बारे में जहाँ पे उनका जन्म हुआ था वो फिल कर देना। लड़का हो तो अपनी वाइफ के बारे में फिल कर सकते हो। डेट ऑफ बर्थ ये सब कुछ आपको, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, परसेंटेज एज, ये सब कुछ आपको देखो आसानी से इसमें देख के फिल कर सकते हो। अब देखो प्लेस ऑफ बर्थ यानी विच इज सिचुएशन, यानी टोटल, यानी डिस्ट्रिक्ट स्टेट, ये सब कुछ इसमें देख के आप फिल कर सकते हो। स्टेट योर रिलीजन, यानी आप कौन से रिलीजन से हो, हिंदू हो तो हिंदू, मुस्लिम हो तो मुस्लिम, सिख हो तो सिख। अब इसमें दिया हुआ है कि देखो यदि आप शेड्यूल कास्ट एरिया से हो तो यस, अन्यथा नो फिल कर दो। यदि आप टीएसपी से हो तो टीएसपी से हो तो यस कर देना, टीएसपी से नहीं हो तो नो कर देना। अब इसमें देखो दोस्तों आपको दिया हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, तो आपने जो भी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी 10वीं 12वीं कॉलेज डिप्लोमा डिग्री जो भी की है तो इसमें आपको इसकी डिटेल, इंस्टीट्यूट का नाम और उसका एड्रेस और डेट ऑफ एंट्रिंग, यानी आपने उसमें एडमिशन कब लिया, डेट ऑफ लिविंग का मतलब आपकी डिग्री कब कंप्लीट हुई और एग्जामिनेशन पास्ट, तो इसमें इसकी सारी डिटेल यानी फिल कर देनी है आपको। अब इसमें देखो 11वें नंबर पे कॉलम में देखो इसमें दिया हुआ है कि इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल डेज, यानी आप यदि पहले से किसी भी कार्यालय में कर्मचारी हो तो आपको इसकी डिटेल फिल करनी है। अब देखो हैव यानी यदि आपको इसमें देखो 12वें में इसमें लिखा हुआ है कि यदि कोई कोर्ट और एनी ऑफिसर, यानी आपका कोई यदि कोर्ट वोट केस चल रहा है तो आपको इसके बारे में डिटेल फिल करनी है, अन्यथा नहीं देनी है। अब देखो इसमें दिया हुआ है कि नेम ऑफ 2 रेस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और 2, यानी आपको 2 अपने आस पड़ोस के 2 व्यक्तियों के नाम फिल करने हैं जो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं। फिर देखो इसमें नीचे देखोगे तो डेट और प्लेस फिल करके सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट का सिग्नेचर कर देना है। इसके नीचे देखो आप देखोगे तो इसमें देखो दिया हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ोगे तो इसमें दिया हुआ है कि सर्टिफाइड डेट, इस यहाँ पे देखो गेजेटेड ऑफिसर का नाम आएगा जो आपको जानते हैं, वो अपनी डिटेल और कितने साल से जानते हैं वह फिल करके उसके सिग्नेचर और उसकी सील लगवानी है, रबर स्टाम्प, और उसकी पोस्ट की डिटेल भी फिल करनी है और प्लेस और डेट फिल करके आप ये आपका टेंशन फॉर्म यानी स्क्रूटनी फॉर्म इस प्रकार से आप फिल कर सकते हो।